उस चैप्टर से या उसके क्वेश्चंस में किसी को भी कोई स्पेसिफिक डाउट है? करने में लास्ट चैप्टर से किसी को भी कोई स्पेसिफिक डाउट है? Okay, if you don't have any specific doubt, let's move on to the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर हमारा छोटा सा पोएम स्टार्ट एक बार कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरी हमने 2 ऑलरेडी पढ़ ली है, पोस्टमास्टर सेल्फिश शाइन पढ़ ली है। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज योर पोएम, वन ऑफ द पोएम। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। Yes, keep yourself muted. I don't want anyone to create unnecessary noise. And again telling you, जब ज्वाइन करते हो तो ये चीज क्यों नहीं देखते हो कि आसपास कोई आवाज आ रहा है या नहीं हो रहा है। Yes, so I have sent you a image in your WhatsApp group. आपके WhatsApp group में मैंने एक इमेज भेजी है, उसे ध्यान से देखिए। वो हमारा नेक्स्ट पोएम है that we are going to read. A slumber did my spirit feel. Understood? ये पोएम हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन भी यहाँ शेयर कर दे रही हूँ ताकि जो बच्चे अभी नहीं देख पा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उनको दिख जाए। Yes, keep yourself muted, please. Okay, let me share this image with you. Yes, I hope you are all able to see the poem that I am going to tell you. पोएम बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट द बेसिस ऑफ योर poet that you are going to read about. He was an English poet, William Wordsworth बच्चे। Yes, किसका माइक ऑन है बच्चे? कितनी बार कहा है कि माइक ऑफ रखिए? How many times do I have to tell you this? मैम पोएट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन एग्जाम में नहीं आता है क्या? बहुत ज्यादा नहीं आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिलेटेबल ज्यादा रहेंगे आपके पोएम में। पोएट से रिलेटेड मैम, पोएट का जो इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आएगा आपका। बेसिक आ सकता है कि हु इज द पोएट, पोएट का नाम आ सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी बेसिक चीजें आ सकती हैं। इफ यू वांट टू नो यू कैन हैव दैट डाटा वेरेवर यू वांट, ठीक है। आई विल मेक अ पीडीएफ फॉर दैट इफ यू लाइक, बट उससे ज्यादा आपका पोएट के बारे में नहीं आएगा। यस छोटू बोलिए। मैम आप ऐसा क्यों बोलती है एग्जाम में? अरे मैम जब से हम पढ़े हैं तब से बोल रहे हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ो, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा ये मत पढ़ो। नॉलेज के लिए नहीं पढ़ाते हैं मैम। जितना नॉलेज के लिए बच्चे बताने लेंगे, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर नॉलेज के लिए मैं बताने लगी तो इंग्लिश लिटरेचर में उतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। दैट इज व्हाई आपके यहाँ पर कॉलेज में आपको एक सिलेबस दिया गया है। ये स्पेसिफिक सिलेबस इसीलिए दिया गया ताकि आप एग्जाम पास करें। आप एक यहाँ पर नॉलेज के लिए ही पढ़ रहे हैं, कोई फालतू नहीं पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज ही मिल रहा है आपको। जितना चैप्टर पूरा नहीं तो जितना चैप्टर आप पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एग्जाम देना है। जो भी चैप्टर आप पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप जो भी नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना। आप बिना एग्जाम दिए तो नहीं पास हो रहे हैं।
बिना एग्जाम दिए तो आपको नई नॉलेज मिल रहा है यहाँ पर। जो नॉलेज क्रिएट कर रहे हो उसको रखना भी है दिमाग में, उसके हिसाब से आपको पेपर भी यहाँ पर देना है। यस अगर आप मैम। बिना पेपर के पढ़ोगे तो आपसे आप पढ़ सकते हो, 2-4 और बच्चे पढ़ लेंगे। यहाँ जो 150 स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन करते हैं वो नहीं पढ़ेंगे अगर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा तो। मैम ऐसा हम इसलिए बोल रहे क्योंकि हम मैथ में पढ़े थे ना 12th में, तो सर बोला कि इंडिया में जो जो आएगा वही पढ़ो। फिर अभी जाकर प्रॉब्लम हो रहा है कि हम जो नहीं पढ़े थे ना वो अभी बनाने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं जितना चैप्टर में पूरा पढ़ा है। बच्चे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है जो ऐसा मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे ये बताइए। चैप्टर में ऐसा नहीं, क्या है जो मैं नहीं पढ़ाई हूँ आपको? नहीं, आप बोल रहे थे ना कौन कि सा चैप्टर है? क्वेश्चन नहीं आता है, कम ही तो आता मैं है। फिर भी तो आपको बता ही रही हूँ बेसिक्स। मैंने आपको कहा कि वो एग्जाम में नहीं आते तो क्या मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको? ऐसा है एग्जैक्टली। एग्जाम में आए चाहे ना आए मैं इसलिए बता दे रही हूँ ताकि जो बच्चे यहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे बताओ चाहे ना बताओ, आपको बताने से नहीं बताने से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बताने से प्रॉब्लम होगी। मैं जिस तरह पढ़ा रही हूँ मुझे कृपया करके पढ़ाने दीजिए। आप लोग जो बार बार यहाँ सजेशन दे आ जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मुझे चुपचाप पढ़ाने दीजिए। आपको जो पढ़ा रही हूँ उसमें से नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क। योर मैम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पोएम नॉट 8 ही टू लाइन का टेल है। मी। बच्चे पढ़ लो पहले, जितना लाइन का है, 8 लाइन का है, ये लाइन का है, वो लाइन का है, पहले ही आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं बिना पढ़े। मुझे समझ में नहीं आता है बिना पढ़े कैसे किसी को कोई डाउट हो सकता है? बिना पढ़े किसी को कैसे कोई डाउट हो सकता है? क्या ऐसा डाउट है आपका जो मेरे पढ़ाने के बाद क्लियर नहीं होगा, जो आपको अभी से ही पूछना शुरू कर देना है? यस प्रिंस। मैम पूछ रहे थे कि क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम में उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ पोएट, मतलब वो किस टाइप का पोएट थे, सूफी थे या फिर क्लासिकल ये वगैरह? स्पेसिफिकली नहीं कह सकती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतना आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि वो किस एरा के पोएट थे। अगर ऐसा आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। स्पेसिफिकली बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं आती है आपके पोएट के बारे में। अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू बेसिक थिंग्स अबाउट द पोएट। जो आएगा एग्जाम में उसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा बेसिक डाटा चाहिए होगा पोएट के बारे में। जो भी आएगा उससे रिलेटेड लिख लीजिएगा। किस टाइप के सूफी जो होते हैं वो इंग्लिश में नहीं होते, हाँ ठीक वो है, पता है मैम, इंग्लिश में वो सूफी नहीं हिंदी होता में। है। हाँ, वो आपका लाइक जो रिलीजियस मोटिवेशनल होगा। हो गया या फिर कुछ भी मेटाफोर हो गया ये वगैरह? नहीं नहीं, मोटिवेशनल मोटिफर नहीं होता है आपका, होता है विक्टोरियन एरा पोएट। विक्टोरियन एरा पोएट का मतलब होता है जो क्वीन विक्टोरिया जब रूल करती थी उनके दौरान, उस ड्यूरेशन के दौरान जो पोएट थे विक्टोरियन पोएट बोलते हैं, उस टाइप का स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, बता देती हूँ। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल द स्टूडेंट्स, कीप योर माइक्स म्यूटेड। बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए। पहले पढ़ लिया करिए, उसके बाद जो डाउट होगा वो पूछ लिया करिए, ठीक है। एक लाइन बोलती नहीं हूँ कि आप लोग के 1000 डाउट्स यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, ठीक है, ये इंग्लिश पोएट हैं, ठीक है, रोमांटिक पोएट हैं। इनकी बेसिकली सारी जो पोएट्रीज हैं दोज आर बेस्ड ऑन रोमांस एंड बेसिकली आप कह सकते हैं ह्यूमन नहीं है यहाँ पर, कोई आप स्पेसिफिक पर्सन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उनका बेसिकली उनका जो भी पोएम रहता था दैट वाज बेस्ड ऑन लव। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश पोएट है, दैट मीन्स ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, राइट। एंड उनका जो जन्म है दैट इज 7 अप्रैल 1770, यानी 1770s में या 18th सेंचुरी में वो बर्न लिए थे। 19th सेंचुरी में उनकी डेथ हुई थी 23rd अप्रैल 1850. I'll send this to you in the group itself. Again, I'm telling, please keep your mics muted. बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने बताई, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ डेथ, ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगी PDF फाइल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, A slumber did my spirit feel, जैसे मैंने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट का मतलब मैंने बताया कि उनकी मोस्ट ऑफ द पोएट्री
होती थी रोमांस। मैम आवाज ना आ रहा। मैम आवाज नहीं आ रहा है। Your voice is breaking, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। छुए सीमा आता के बस मैम यू आर नॉट ऑडिबल। 1 minute 1 minute। राधे। हेलो, राधे ऑडिबल नाउ? यस 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 Yes, ma'am. Okay, You're audible, ma'am. हाँ बस हो गए बच्चे, that is enough and keep your mic muted. Okay, so as I was telling, yes कुलदीप, कोई issue है आपको? गलती से हो गया था मैम। Okay, so as I was telling कि आपका ये जो poet है, ठीक है, ये poet जो है ये romantic poet है, इनके बारे में कुछ मैम ऑडिबल नहीं आ रहा है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपका Again, your आवाज voice अच्छा is है लेकिन आवाज आ नहीं रही है। मैम यू आर नॉट Ma'am, ऑडिबल। please solve this problem, ma'am. मैम अरे मैम अनम्यूट की हुई है, नहीं देख रहे हो? आवाज कैसे आ रहा है? मैम आप बोल नहीं रहे हैं। मैम बोल रही है, आवाज नहीं आ रहा इधर। आवाज हाँ आप जाके देख रही हैं मैसेज। बच्चे मैं अनम्यूट हूँ, मुझे यहाँ पर आवाज, मुझे पता चल रहा है कि मेरी आवाज जा रही है। नो मैम ब्रेक हो जा रहा है आपका आवाज। आज नहीं आ रही थी मैम, अभी आई है। आपका आवाज नो मैम आवाज नहीं, आप म्यूट थे मैम। अच्छा, गिव मी 1 minute देन, 1 मिनट रुक जाइए। ओके मैम। ठीक है मैम। अरे भोसड़ी वाले यहाँ Hey, I have told you not to do this. बार बार बोलने के बावजूद आप लोग ऐसे करेंगे, फिर मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपको भी पता है, एक बार क्लास से किसी ने रिमूव कर दिया, दिन भर क्लास नहीं कर पाओगे आप लोग। 1000 बार बोला है कि अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। ये किस तरह का क्लास होता है तुम लोग का? ये कोई तरीका है क्लास करने का? नहीं करना है क्लास तो चले जाओ, ठीक है? अटेंडेंस के लिए यहाँ मत बैठो बेकार में तुम लोग। डेली का तुम लोग का ये हो गया, तुम्हारे क्लास में डेली यही चीज मेरे को समझाना पड़ता है। बेफिजूल के तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे, बेफिजूल के डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं तुम लोग को। जितना बोलती हूँ, एक लाइन बोलती नहीं कि तुम लोग का बस बहाने शुरू हो जाते हैं, मैम ये मैम वो। जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ने में क्या जा रहा है? तुम लोग पढ़ाने के बाद कोई डाउट पूछे तो समझ में आता है, पढ़ाने से पहले ही तुम लोग के डाउट शुरू हो जाते हैं। नॉनसेंस वाला क्रिएट करते हो तुम लोग क्लास में। पढ़ाने का तुम लोग को एकदम मन ही नहीं करता है। तुम लोग इतना क्लास में ऐसा माहौल एकदम क्रिएट कर देते हो, बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं हो तुम लोग। ना पढ़ने लायक हो ना पढ़ाने लायक हो। यस, दिस पोएम इज अ कलेक्शन ऑफ 5 पोएम्स। ये 5 पोएम्स के कलेक्शन में से निकाली गई है, जिसको लिरिकल बैलेड्स में उनका नाम था कलेक्शन का, जिसको पब्लिश की गई थी। 8 लाइन्स की ये पोएम है, जिसको 2 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। इसका राइम स्कीम ABAB है। AB
AB AB AB। ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पर पोएट के बारे में जैसा कि मैं बता रही थी, पोएट जो है हमारे रोमांटिक एज के पोएट हैं, ठीक है। इफ एनीवन आस्क्स व्हिच टाइप ऑफ पोएट ही वाज, यू कैन राइट ही वाज फ्रॉम रोमांटिक एज और ही वाज रोमांटिक पोएट। इस टाइप का आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा आप उसमें आंसर कर सकते हो। अगेन, डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ अनलेस एंड अनटिल आई अलाउ यू टू। यस, तो यहाँ पर जो पोएट हैं, पोएट का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ मैं आपको भेज दूंगी विद द PDF फाइल, ठीक है। पोएट जो है हमारे ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स टेक अ लुक अपॉन दैट। गिव मी अ मिनट, यहाँ पर मुझे एडिट करना पड़ेगा। यस, कुछ बेसिक चीजें हैं जो पोएम के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि ये 5 पोएम का कलेक्शन में से निकाली गई थी। ये पोएम जो है लूसी के लिए लिखी गई है, ठीक है। अब लूसी का रिलेशनशिप क्या था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है। म्यूट योरसेल्फ बच्चे। यस, AB AB मतलब ये जो सील है, सील इज राइमिंग विद सील, Fears is rhyming with ears. Rhyme scheme. Rhyme scheme आप लोग को पुरानी poems में नहीं बताया गया है कि? The rhyme scheme is you can say the words that are, yes, the words that are rhyming with each other. Last line के जो words होते हैं line के, वो एक दूसरे के साथ जब मैच करते हैं तो किस स्कीम में, किस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं वो, ठीक है। पहले वाले को A लिखा जाता है, A के साथ जो भी मैच कर रहा है उसके आगे A ही लिखा जाएगा, दूसरे वाले को B लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको किया जाता है, तो जिसके साथ भी जो मैच कर रहा है उसके आगे वो अल्फाबेट लगाया जाता है। तो यहाँ पर लीची नहीं बच्चे, लूसी, लूसी, LUCY, लूसी से रिलेटेड ये पोएम लिखी गई है। लूसी का क्या रिलेशन था, लूसी कौन थी, ये स्पेसिफाई हिस्टोरिकन्स अभी तक नहीं कर पाए हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि लूसी जो है वो कौन है। LUCY, H कहाँ से लग गया, LUCY। यस रोहित। युति किसी का नाम है मैम? अरे बच्चे, जितना बता रही हूँ पहले सुनो तो सही। बिना सुने तुम लोग क्वेश्चन क्यों करने लगते हो, मुझे समझ में नहीं आता। 1000 बार बोला कि पहले क्वेश्चन तुम लोग सुन लिया करो जो समझा रही हूँ। सुनने से पहले ही 1000 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हो। 10 बार क्लास डिस्टर्ब करते हो, बिल्कुल पढ़ने का नहीं होता है तुम लोग का। मन बना के बैठो कि पहले सुन लो जो बता रही हूँ, उसके बाद जो डाउट तो वो पूछ लेना। आधी बात सुनते हो, आधी बात सुनते ही नहीं हो। दिमाग तुम्हारा आधा इधर है आधा उधर रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ के जाना है तुम लोग को यहाँ से। ये पोएम जो है वो लूसी के ऊपर लिखी गई है। लूसी एक स्त्री है जिनका रिलेशन क्लियर नहीं है वर्ड्सवर्थ के साथ। लूसी जो है वो रियल है या नहीं है, ठीक है। लूसी, बस लूसी एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को जो जानते थे या उन्होंने जो भी लिखा था उसमें शायद कहीं क्लैरिफाई किया गया हो, लेकिन किसी ने आज तक कभी क्लैरिफाई नहीं किया कि लूसी कौन है और उनका विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इतना पता है कि लूसी एक स्त्री है जिनके ऊपर ये पोइट्री लिखी गई है। अब वो रियल में है भी या नहीं ये भी क्लियर कहीं पर नहीं मेंशन किया गया है। हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर जो शी मेंशन है पोएम में, ये लूसी के लिए मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लूसी के लिए जब ये पोएम लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है ये पोएम? ये तब लिखी गई है कि हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि लूसी जो है वो डेथ कर गई है, ठीक है। लूसी मर गई हैं और उनके लिए विलियम ने ये पोएम लिखी है। विलियम जी ने ये पोएम जो है उनके डेथ पर लिखी है, तो वो सैड फील कर रहे हैं। ये आपको दिमाग में रखना है जब आप ये पोएम पढ़ रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पोएम लूसी, LUCY, लूसी के लिए लिखी गई है। लूसी कौन है और उनका क्या रिलेशन है विलियम के साथ, ये स्पेसिफाई अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। आपको कहीं भी स्पेसिफिक प्रूफ नहीं मिलेगा।
हो सकता है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। कहीं लिखा हुआ है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, रियल वुमेन नहीं है, कहीं लिखा हुआ है कि वो उनकी लवर है। तो इस टाइप के अलग अलग वो मतलब अलग अलग डिक्टेशन दिए गए हैं कहीं पर, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि लूसी जो थी वो कौन थी और उनका क्या रिलेशन था विलियम के साथ। लेकिन उनके लिए ये पोएम विलियम ने लिखी है। तो यहाँ पर जहां भी शी आ रहा है वो लूसी के लिए लिखा गया है। और ये पोएम तब लिखी गई है जब विलियम जो है, विलियम लूसी के डेथ के बाद ये पोएम लिखते हैं। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं, अगर लूसी इमेजिनरी है तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि लूसी की डेथ हो गई है। अगर वो रियल में उनकी कोई रिलेशन में लगती है तो उनकी एक्चुअल डेथ हो गई है और उसके बाद विलियम ने ये लिखा है। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये स्पेसिफिकली आपको अगर पूछा जाए कहीं लूसी कौन थी तो ये स्पेसिफाई आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, लूसी इज जस्ट अ कैरेक्टर जिनके लिए उन्होंने पोएम लिखी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेनेशन किया है। 8 लाइनों की ये पोएम है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू एंड दिस इन द क्लास इटसेल्फ। ओके, फर्स्ट लाइन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील। यहाँ पर स्लम्बर जो है, स्लम्बर का मतलब होता है बहुत गहरी नींद। उसके बावजूद, इतनी गहरी नींद होने के बावजूद, जैसे आप जब सपना देखते हैं या फिर आपको लगता है कि आप जैसे सुबह मॉर्निंग में या कभी दोपहर में कभी सो जाते हैं तो आपको लगता है कि आसपास कुछ हलचल हो रही है लेकिन फिर भी आप उठ नहीं पाते हैं, तो वो स्लम्बर को रेफर कर रहा है जहाँ पर आप डीप एकदम गहरी नींद में हैं और आप सपने देख रहे हैं, उसको कहते हैं स्लम्बर। ठीक है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील। तो यहाँ पर माई स्पिरिट जो है, माई स्पिरिट उनको कहा है कि विलियम का जो स्पिरिट है यानी कि विलियम का जो सोल है वो एक डीप स्लम्बर ने फील कर दिया है। फील का मतलब होता है पैक कर देना या बंद कर देना या कहीं पर लॉक कर देना। ठीक है, सील का मतलब होता है बंद कर देना एक जगह या कैद कर लेना। ठीक है, तो सील क्या कर लिया है, स्लम्बर ने उनकी स्पिरिट, उनकी सोल को बंद कर दिया है। यहाँ पर स्लम्बर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में भी कई बार आपने सुना होगा कि मृत्यु को कहा जाता है, डेथ को कहा जाता है कि सबसे गहरी नींद। ठीक है, जिससे कभी कोई उठा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर स्लम्बर को डेथ को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं विलियम कि उनका जो सोल था, सोल यहाँ पर वो कह रहे हैं लूसी को। ठीक है, कि लूसी एक तरह से उनकी सोल का एक हिस्सा था या उनकी सोल थी जिसको गहरी नींद में स्लम्बर ने या फिर डेथ ने सील कर दिया, लॉक कर दिया, कैद कर लिया। अंडरस्टूड? तो ये पहली लाइन सबको समझ में आ गई। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील। मौत ने या फिर डेथ ने मेरी स्पिरिट को, मेरे सोल को बंद कर दिया, कैद कर लिया। अंडरस्टूड? आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। ह्यूमन फियर्स का क्या मतलब होता है? ह्यूमन फियर्स रेफर करते हैं वो चीजें जिनसे आम इंसान बहुत डरते हैं। ठीक है, आम इंसान मतलब जैसे लोगों को अपनी डेथ से डर लगता है, किसी और को खो देने से डर लगता है। जैसे आपको भी आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिस्टर हो गई, किसी की डर लगता होगा कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो ये नॉर्मल ह्यूमन फियर्स हैं जो उन्हें डेथ से लगते हैं। ओके, सो यहाँ पर ह्यूमन फियर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमन फियर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी चीज, ठीक है, उन्हें कभी ऐसा, यहाँ पर ह्यूमन फियर्स लिखने का मतलब ये है कि विलियम को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो उन्हें डर लगेगा किसी चीज से। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें डरना चाहिए। किस चीज से डरना चाहिए? किसी की डेथ से, अपनी डेथ से या किसी और की डेथ से। ठीक है, वो ह्यूमन मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह ये सारे डर नहीं रखते थे। ठीक है, हैड नो फियर है। बच्चे कीप योर माइक म्यूट प्लीज। 1000 बार बोल चुकी हूँ फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग को समझ में नहीं आता है। डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए। आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप कैसे म्यूट हो जाता है माइक, मुझे आज तक नहीं समझ में आया।
यस, तो यहाँ पर आई हैड नो फियर लिखा है, हैड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हैड लिखा हुआ है ये भी एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। हैड का मतलब पास्ट टेंस, यानी कि उन्हें पहले कोई भी ह्यूमन फियर नहीं थे, उन्हें पहले कोई भी डर नहीं था उनके अंदर। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, ठीक है, मतलब यहाँ पर शी पहली बात तो लूसी के लिए लिखा गया है, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, ठीक है। सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, मतलब यहाँ पर लिटरल मीनिंग यानी कि डिक्शनरी मीनिंग अगर हम शब्दों का लें तो ये कहना चाह रहे हैं कि लूसी जो है वो एक ऐसी चीज नहीं लगती थी जिसे चोट लग सके या कुछ फील कर सके हो, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है, मतलब जो पोएट हैं ये लाइन से कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि लूसी जो है कोई ऐसी चीज नहीं लगती थी उन्हें, यानी कि लूसी को कभी भी उन्हें खोने का डर नहीं था, या उन्हें लूसी को कभी खोने का डर नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लूसी जो है वो उन्हें छोड़ के चली जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर कैनॉट फील का मतलब ये नहीं है कि वो फील नहीं कर सकती थी, मतलब कैनॉट फील का मतलब ये कहना चाह रहे हैं पोएट कि वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था। सीम्ड का मतलब उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं, ठीक है। इट सीम टू मी दैट यू आर नॉट लिसनिंग का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं सुन रहे। सीम्ड मतलब लगता है, ठीक है। तो शी सीम्ड अ थिंग मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि वो लूसी जो है वो ऐसे हैं कि वो कभी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने दूर दूर तक कहीं उनके दिमाग में ख्याल नहीं आया था कि लूसी की डेथ हो सकती है, ठीक है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, टच ऑफ अर्थली ईयर्स यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऑब्वियसली क्रिश्चियन में जब कोई मरता है तो उनको बरी किया जाता है, क्या बोलते हैं उस बॉक्स को, मतलब जो भी बॉक्स उनका रहता है, वट एवर इट इज सेड, कॉफिन, यस थैंक यू, कॉफिन जो रहता है उसमें उनको बरी किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज वो कहना चाह रहे हैं, टच ऑफ अर्थली ईयर्स का मतलब वो अब हमेशा के लिए आने वाले जितने भी साल हैं, द सेम थिंग, tabut is not for Christians, tabut is for some other religion, ठीक है। Christians use coffins, तो यहाँ पर टच ऑफ अर्ली ईयर्स यानी कि आने वाले सालों में वो अर्थ के नीचे उस कॉफिन में दबी रहेंगी, ठीक है। मतलब उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लूसी जो है वो उन्हें छोड़ के जा सकती है, उनकी डेथ हो सकती है, और अब वो हमेशा के लिए उस अर्थ में समा गई है, यानी कि अर्थ में बरी कर दी गई है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज टेलिंग हियर। और यही डर जो था वो कभी विलियम को फील नहीं हुआ था। नो ह्यूमन फियर्स मतलब उन्हें कभी भी ऐसा लगा नहीं था, उन्हें कभी भी ऐसा डर नहीं लगा कि जो लूसी हैं वो उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर और नॉट, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, बच्चे ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि वो यंग है या ओल्ड है, उनको बस ऐसा कभी लगा नहीं कि वो उन्हें छोड़ देंगे। यस हिमांशु। मैम सी सिम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, फिर से एक बार बता दीजिए मैम। ओके, तो शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील का मतलब यहाँ पर जैसे अगर हम डिक्शनरी मीनिंग ले इन शब्दों का तो मतलब ये बनता है कि वो एक ऐसी चीज थी, ठीक है, जो that is above that. I have no human fears का मतलब yes he did not feel scared or he did not fear anything. तो वो एक ऐसी चीज लगती थी उन्हें जो कभी भी फील नहीं करता है कुछ भी, मतलब उन्हें जैसे बुरा नहीं लगता है या अच्छा नहीं लगता है, इस टाइप का कोई भी फील उन्हें नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं इस सेंटेंस से पोएट, कहना ये चाह रहे हैं कि लूसी चली जाएगी उनको छोड़कर, ऐसा कभी उन्हें लगा नहीं था, ठीक है। लूसी हमेशा उनके पास रहती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को बहुत दिनों से घर में रहने की आदत है तो आपने देखा होगा कि आपको आदत हो जाती है कि मम्मी खाना ला के दे रही है, मम्मी ये कर दे रही है, मम्मी वो कर दे रही है, तो आप उस चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। आप उस चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड लेना मतलब आप नहीं सोचते हैं कि अगर वो मेरे पास नहीं रहा, वो चीज जो है वो ह्यूमन जो है वो मेरे पास नहीं रहा तो हम कैसे अपना लाइफ करेंगे या कितना हार्ड मेरा लाइफ हो जाएगा। तो ये चीज जो है इसको ग्रांटेड लेना कहते हैं, जिसका आप वैल्यू नहीं करते हैं, जिसका आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर आपको नहीं लगता कि वो चीज हमारे से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट
फील, मतलब उन्हें वो लूसी को ग्रांटेड लेते थे, वो हमेशा उनके पास रहती थी, वो कहीं और नहीं जाती थी। यही सोच के उन्हें लगता था कि लूसी जो है वो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, वो उन्हीं के पास रहेगी, वो खुश है उनके साथ रहने में ही, इसलिए वो कहीं और नहीं जाएगी। तो दिस वाज हिज फीलिंग अबाउट द पर्सन। लूसी जो है, जो भी पर्सन है, उनके बारे में उनका यही सोचना था विलियम का कि लूसी जो है वो कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाएंगी। वो ऐसा, मतलब उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था दूर दूर तक कि वो उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। वो सोचते थे कि वो हमेशा उनके पास रहेंगी और उनका ध्यान रखेंगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो विलियम है उन्होंने लूसी को ग्रांटेड में लिया। ग्रांटेड में लेने का मतलब उनको कद्र नहीं की जब वो थी उनके पास। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन दीज 4 लाइन्स? यस किम। मैम लूसी जरूरी थोड़ी है कि ह्यूमन ही होगी, हो सकता है वो कोई एनिमल भी हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन फियर का यहाँ पे मैम डिस्क्राइब है, मतलब कोई एनिमल है उसको ह्यूमन फियर थोड़ी होगा। नहीं, यहाँ पर ह्यूमन फियर विलियम्स के लिए लिखा गया है कि उन्हें कोई फियर नहीं था। यहाँ पर आई लिखा गया है और शी लिखा गया है। आई यानी कि विलियम ने ये पोएम लिखी है तो अपने लिए लिखी है, मुझे कोई विलियम फियर नहीं था। शी जो है, शी यहाँ पर लिखा गया है लूसी को। बच्चे माइक म्यूट करिए हमें। यस, तो शी लिखा गया है। शी हम लिखते हैं फीमेल पर्सन के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, whenever you write she, you are writing about a female person। तो इसीलिए हम यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं कि लूसी जो है वो एक ह्यूमन थी, फीमेल थी। ठीक है, यस मनीष। मैम लूसी का मतलब समझा सकते हैं, लूसी उसमें क्या थे? बच्चे लूसी एक ह्यूमन यहाँ पर कंसिडर किया गया है, पहले ही बताया गया है। लूसी कौन थी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लूसी को यहाँ पर शी लिखा गया है, इसका मतलब वो एक इंसान है, औरत है, ठीक है। उनका क्या रिलेशन है विलियम से ये नहीं कहीं पर क्लियरिफाई किया गया है, या फिर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी कि नहीं, उनका कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जो 5 पोएम का कलेक्शन था जिसमें से ये एक पोएम निकाली गई है, ये लूसी के लिए लिखी गई थी। हम इसको ठीक है, बोल सकते हैं मैम, लूसी वाज ए पार्ट ऑफ अर्थ बोल सकते हैं ना? सॉरी, लूसी वाज ए पार्ट ऑफ अर्थ बोल सकते हैं ना? पार्ट ऑफ व्हाट? अर्थ। अर्थ, पार्ट ऑफ जी अर्थ। जब वो मर गई थी, दैट इज व्हाट यहाँ पर लिखा है ना, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, मतलब क्या कि वो अर्थ में ही समा गई है, वो अब अर्थ में ही हमेशा के लिए बरी कर दी गई है। ठीक है, वो अब अर्थ का ही वहीं पर रह रही, वहीं अर्थ में ही रहेंगी। एक तरह से लूसी प्रकृति का एक पार्ट रही। वो पार्ट बन गई। जब आप बरी हो गए तो ऑब्वियसली यही चीज होता है ना कि जब आप मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, आपका बॉडी अर्थ का ही पार्ट बन जाता है ना, आप नेचर का ही पार्ट बन गए फिर। जैसे अगर हिंदू में हमें जला दिया जाता है, चाहे बरी कर दिया जाए, किसी भी केस में आप अर्थ का ही पार्ट बन जाते हैं। दैट इज व्हाट द अल्टीमेट डेथ रिप्रेजेंट। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ये समझ में आया जो बताया वो समझ में आया? यस मैम। ओके, चलिए ठीक। तो यहाँ पर अगर किसी को और कोई फर्दर डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका है दैट इज, नो मेंशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स। Yes, Lucy was a part of poet's life and now she is dead। ठीक है, या फिर उनके साथ वो डेथ कर गई है, इसीलिए ये पोएम लिखी गई है। वो उदास नहीं कि वो चली गई है, इसीलिए वो पोएम लिखी गई है। चली गई मतलब छोड़ के नहीं गई, डेथ हो गया है स्पेसिफिकली। यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अ टच ऑफ अर्दी ईयर्स मतलब उन्हें बरी कर दिया गया है। दैट्स व्हाई स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि डेथ हो गई है। ठीक है, एंड कीप योर माइक म्यूटेड। बच्चे बार बार बोल रही हूँ, बिना वजह अनम्यूट क्यों हो रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी आप लोग तुरंत यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो क्लासेस, करते करते अचानक से अनम्यूट क्यों हो जाते हो मुझे नहीं पता।
बच्चे वो एक लाइन यहाँ पर वही जो बताई गई है ना, टच ऑफ अर्ली ईयर्स, वही तो बता रही हूँ कि इसी का मतलब है कि वो पार्ट ऑफ अर्थ चली गई है, वो पार्ट अर्थ में मिल गई है, वो अर्थ में हमेशा के लिए बड़ी हो गई हैं, यही बताया गया है। If you're clear on this part, then I'm moving on to the next part. If you have any further question, you can ask me. No motion has she now, no force. मोशन का मतलब होता है कोई भी एक्शन करना, ठीक है, आप हिल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपके मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। फोर्स यानी कि जिस काम से आप, yes, keep yourself muted. How many times do I have to tell you? नेक्स्ट टाइम किसी का अनम्यूट हुआ माइक बिना वजह तो मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगी क्लास से तुम लोग को। 1000 बार बोला है तुम लोग को माइक म्यूट रखना है, पूछ लो सवाल हैंड रेस करके, तमीज से रहो क्लास में जरा। ऑनलाइन है तो इसका क्या मतलब है कि तुम लोग पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 10 बार तुम लोग क्लास के बीच में डिस्टर्ब करते हो। यस, तो नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, ठीक है। फोर्स का मतलब कि उनकी वजह से यहाँ पर कोई भी रिएक्शन मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर फोर्स जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स कहने का मतलब एक्चुअल फोर्स नहीं है और ना ही मोशन कहने का मतलब एक्चुअल मोशन है। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है राइटर, नो मोशन शी हैज एंड नो फोर्स, इसका मतलब कि वो कुछ भी अब नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर कोई इंसान रहता है तो वो इधर उधर चलता है, वो कुछ सामान इधर उधर करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन और फोर्स यहाँ पर, कि वो अब यहाँ पर उनकी लाइफ में नहीं रह गई है, विलियम की लाइफ में अब वो नहीं रह गई है, और वो कुछ जो भी उनके लिए काम किया करती थी, उनका छोटा मोटा जो वो ध्यान रखा करती थी उनका, वो अब नहीं रख पा रही है, क्योंकि वो अब वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह गई है, वो अब अर्थ में बड़ी हो गई है, तो वो अब यहाँ पर नहीं है उनकी लाइफ में कि उनके साथ उनके लिए कोई मतलब काम कर सके, उनका ध्यान रख सके। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला लाइन, ठीक है। अगेन विच हु वाज इट, सही से बता दो कौन था। आई एम टेलिंग यू दिस इज लास्ट वार्निंग। अगर किसी का भी माइक बिना वजह अनम्यूट हुआ, मैं फिर तुम्हारा रिपोर्ट कर दूंगी। Yes, next line would be she neither hears nor sees, मतलब वो ना तो सुन पा रही है और ना ही देख पा रही है। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट ये किया गया है कि वो ना तो सुन पा रही है, सुन पा रही, क्या नहीं सुन पा रही है, वो जो विलियम हैं, जो पोएट हैं, विलियम जो है पोएट जो है, उनकी आवाज नहीं सुन पा रही है। वो उन्हें अगर पुकार रहे हैं, वो उन्हें अगर ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें अगर वहां पर बुला रहे हैं, तो ये आवाज वो नहीं सुन पा रही है और ना ही वो देख पा रही है। क्या नहीं देख पा रही है कि पोएट कितने उदास हैं, पोएट कितने परेशान हैं, उनके जाने के बाद पोएट को कैसा फील हो रहा है, ये सारी चीजें वो ना सुन पा रही है ना ही देख पा रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ इन 2 लाइनों में ये बताया जा रहा है कि जब वो थी तो उन्हें वो ग्रांटेड लेते थे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया ना इसमें कि जब वो थी तब वो उन्हें वो ग्रांटेड लेते थे, यानी कि उनका इम्पोर्टेंस उनको नहीं पता था, विलियम को लूसी का इम्पोर्टेंस नहीं पता था। लेकिन जैसे ही वो उन्हें छोड़ के गई, उनकी डेथ के बाद, ना ही वो उनके मतलब उन्हें याद आ रहा है कि कैसे वो उनका ध्यान रखा करती थी, उनके लिए छोटे मोटे काम किया करती थी, या जो भी उनका ध्यान रखती थी करने के लिए, ये सारी चीजें उन्हें याद आ रही हैं कि अब वो ये सारे काम नहीं कर पाएगी, अब वो उनका ध्यान नहीं रख पाएगी, और ना ही वो उनकी आवाज सुन पाएगी अगर वो पुकारेंगे, और ना ही वो देख पाएगी कि वो कितने उदास हैं और उनके लिए कुछ कर पाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन 2 लाइनों में रिप्रेजेंट की गई है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ ड्यूरेनल कोर्स, ड्यूरेनल कोर्स होता है जो प्रतिदिन कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसे ड्यूरेनल कोर्स कहते हैं। वर्ड मीनिंग है, लिख लो, दोबारा पूछोगे तो नहीं बताऊंगी मैं फिर, क्योंकि तुम लोग एक बार में सुनते नहीं हो। ड्यूरेनल कोर्स का मतलब होता है जो रोज रोज अगर कोई काम होता है तो उसे हम ड्यूरेनल कोर्स कहते हैं। जैसे सन का ईस्ट की तरफ उगना, सन का ईस्ट की तरफ डूब जाना, ये सारी चीजें
बिना किसी रुकावट के हर दिन होती हैं। बता रही हूँ बच्चे, बता रही हूँ, पहले जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दो, फिर वो छूट जाएगा, फिर वो पूछोगे दूसरे लाइन में जब दूसरा चीज एक्सप्लेन कर रही होंगी तो। ड्यूरेनल कोर्स का मतलब होता है जो चीजें आप प्रतिदिन करते हैं या जो चीज आप प्रतिदिन होता है जिसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर जो सन है वो ईस्ट से उगता है तो कुछ भी हो जाए, चाहे बादल आ रहे हो, चाहे बारिश हो रही हो, लेकिन अर्थ जो है सॉरी सन जो है वो ईस्ट की तरफ उगता है। ये आपका सच्चाई है, ये आपका ट्रुथ है। वो हर दिन वैसा होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेनल कोर्स। तो यहाँ पर अर्थ ड्यूरेनल कोर्स लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ का ड्यूरेनल कोर्स क्या होता है कि वो अपने एक्सिस पे, उसका जो एक्सिस है उस पे एक चक्कर हर दिन काटता है, तभी आपका दिन रात होता है, राइट। तो वो एक्सिस को कह रहा है कि वो अपने रोल्ड अराउंड का मतलब वो जो पूरा एक नहीं, ड्यूरेनल कोर्स इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। ड्यूरेनल कोर्स इज दैट हैपेंस एवरी डे, ठीक है, जो हर दिन होता है वो उसे कहते हैं ड्यूरेनल कोर्स, ठीक है। अर्थ ड्यूरेनल कोर्स जो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। किसी को अगर शुद्ध हिंदी में चाहिए तो उसको सर्च कर ले या कोई अपना दोस्त हेल्प कर दे उनकी, ठीक है। एक्सिस पे जब अर्थ जो है वो रोटेट करता है पर डे, जिससे आपकी दिन और रात होती है, ठीक है। जिस तरफ वो सन को देख रहा है उस तरफ दिन है, जब वो सन को नहीं देख रहा है तब वो रात है। ये आपका एक्सिस है, इस पे हर दिन अर्थ रोटेट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ड्यूरेनल कोर्स नहीं रुकेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है अर्थ ड्यूरेनल कोर्स, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे, उसके साथ रोल्ड होना, रोल्ड मतलब उसके साथ ही लपेटते रहना या घूमते रहना, ठीक है। रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरेनल कोर्स, यानी कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसके साथ ही घूम रहा है। कौन घूम रहा है? लूसी घूम रही है, क्योंकि वो अब अर्थ का पार्ट हो चुकी है, वो अब अर्थ के अंदर बरी हो चुकी है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगा तो वो भी उस अर्थ के साथ एक्सिस पे घूमते जा रही है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, जिस तरह धरती पे जितने भी पत्थर हैं, ठीक है, पहाड़ हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, ट्रीज हैं, वो सभी जो है एक्सिस के साथ अर्थ, एक्सिस पे जब अर्थ घूमता है तो उसके साथ वो भी घूमते हैं। और उसी तरह अर्थ जो है वो अर्थ में जब बरी हो चुकी हैं, ठीक है, उस अर्थ में जब बरी हो चुकी हैं लूसी, तो वो भी उन्हीं पत्थरों की तरह, उन्हीं पहाड़ों की तरह, उन्हीं पेड़ों की तरह वो घूमती जाएगी। यस, दिनचर्या, दैट मीन्स एवरी डे, दैट इज हैपनिंग एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो लाइनों में जो है पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि लूसी जो है वो अब अर्थ में बरी हो गई है। तो अब अर्थ के एक्सिस के साथ, जब अर्थ जो एक्सिस के साथ एक्सिस पे अपने घूमता है तो उसके साथ वो भी घूमेंगी, जिस तरह रॉक, स्टोन और ट्रीज घूमते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली रॉक, स्टोन्स और ट्रीज को क्यों कहा गया है? ये इसीलिए कहा गया है, बच्चे आप क्लास में लेट आएंगे तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी सारी क्लासेस, ठीक है। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा। सब क्लास में लेट आएंगे, नेटवर्क इशू होगा सबका, मैं बार बार रिपीट करती जाऊंगी, फिर कभी सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर अर्थ, रॉक और स्टोन को स्पेसिफिकली क्यों बोला गया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोएम्स में, अभी तक आपने जितनी भी पोएम्स पढ़ी हैं उन सभी पोएम्स में आपने ये चीज नोट किया है कि जितने भी नेचुरल थिंग होते हैं, नेचुरल चीजें जो होती हैं, जैसे पहाड़ हो गया, ठीक है, लिटिल लर्निंग में जो पहाड़ थे उनको कुछ और रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। कोई भी पोएम होती है उसमें नेचुरल जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, नेचुरल चीजें यानी कि जो भी आपका नेचर में पाई जाती हैं, उन्हें पोएट्स जो होते हैं, जो भी लेखक होते हैं, वो उन्हें जीवित इंसान की तरह या कुछ भी जान रहने वाली चीजों में इंक्लूड करते हैं।
दैट इज वाई यहाँ पर ये बोला गया है कि इवन दो लूसी जो है वो मर गई है, फिर भी वो अर्थ में बरी हो जाने के बावजूद वो इन पेड़ और पत्थरों की तरह है जो किसी और को जीवित नहीं देखते हैं। लेकिन नहीं, पर्सोनिफिकेशन स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है, बस ये है कि उनको वो उसमें जान दिखती है, ठीक है, उनमें उनको लगता है कि कुछ है जो नेचर ने कुछ उसमें जान डाली है, इस तरह का उनका रहता है, ठीक है। तो उनको यही लगता है कि लूसी जो है वो अब जरूर डेथ हो गई है उसकी, लेकिन स्पेसिफिकली उसके बावजूद यहाँ पर जो भी लोग हैं, यहाँ पर जो भी पत्थर हैं, पहाड़ हैं, इस तरह जो भी रहते हैं, वो उनके साथ भी रहेगी, जिसमें जान सिर्फ पोएट्स को दिखेगी या लेखकों को दिखेगी, जो क्रिएटिव हैं उन लोगों को दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। एम आई क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में किसी को भी कोई डाउट? लास्ट लाइन में यहाँ पर लिखा गया है विद रॉक स्टोन एंड ट्रीज। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, उस एक्सिस पे लूसी भी, जो कि अर्थ में अब बरी हो चुकी हैं, उसी के साथ घूमेंगी, रोटेट करेंगी, ठीक है, जिस तरह रॉक्स, स्टोन्स और पेड़ जो हैं वो करते हैं। Anyone else? Poet think that he can see her but she can't see him. Exactly see तो नहीं, but yes he can feel her. ठीक है, वो अभी भी उनको फील कर पा रहा है, दैट इज व्हाई राइटिंग दिस पोएट्री एंड ऑल। नो मोशन, यहाँ पर नो मोशन जो है, नो मोशन का मतलब कि वो यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी काम जो वो पहले करती थी, जब वो जीवित थी, जो भी काम वो करती थी, वो काम अब नहीं होते हुए दिख रहा है उनको। वो काम अब कभी नहीं करने आएंगी, वो उनका ख्याल कभी भी रखने अब नहीं आएंगी। नो मोशन नो फोर्स यही रिप्रेजेंट कर रहा है। यस रोहित? सेकेंड लाइन में सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन, शी नाइदर हियर्स नॉट सीज, मतलब वो देख नहीं पा रही हैं। क्या नहीं देख पा रही हैं? उनका जो यहाँ पर ये है, 1 मिनट, लेट मी टेक द अटेंडेंस। वो जो पोएट है उनकी आवाज नहीं सुन पा रही हैं, ठीक है, वो अगर पुकारेंगे उन्हें तो उनकी आवाज वो नहीं सुन पाएगी, और ना ही वो किसी और, यस, ना ही वो उनको देख पा रही है कि वो कितने परेशान हैं उसकी वजह से, उनके जाने की वजह से कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने उदास हैं, ये सारी चीजें वो नहीं देख पा रही है। और किसी को कोई लाइन में डाउट? लूसी मिक्स्ड विद नेचर, यस, एक तरह से लूसी भी जो है वो नेचर में मिक्स हो गई है, नेचर में चली गई है, मिल गई है, यही कहना चाह रहा है ब्रीफली। Anything else that you don't understand in this portion? ये मैंने आपको सेंड कर दिया है पोएम, इसको पढ़िएगा, इसमें से जो भी चीजें नहीं समझ में आए वो पूछिएगा नेक्स्ट क्लास। लेकिन पूछने से पहले ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपको जब तक आपके क्लासेस खत्म होंगे उस टाइम तक आपको ये अपलोड हो जाएगा। बच्चे इतनी हिंदी मत लिखा करो, मुझे कंफ्यूजन हो जाती है, 4 बार रीड करना पड़ा है समझने के लिए। यस, ही इज रिप्रेजेंटिंग, जो पोएट है वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो कितना परेशान है, कितना दुखी है उनके जाने के बाद। यस यू कैन, ये सही है। लूसी जो है वो बहुत ही मतलब लूसी को वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका क्या एग्जैक्ट रिलेशन है ये आप नहीं लिख सकते। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि लूसी कौन थी, तो ऑप्शन में हमेशा ये लिखेगा लूसी वॉज द बिलवेड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ और द पोएट। बिलवेड लिखेगा, बिलवेड का मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, स्पेसिफिकली उनका रिलेशन नहीं बताया गया है। मोटो मोटो नहीं होता है, मेन थीम होता है। मेन थीम इज दैट लूसी इज अ पर्सन और व्हाटएवर
शी इज वेरी क्लोज टू विलियम। विलियम जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लूसी से। लूसी कौन है मत पूछना, आई हैव एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। तो लूसी जो है वो उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद विलियम ने अपनी उदासी, अपनी जो परेशानी है, जो उदास है, वो जो ये सारी चीजें उनको बता रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ बच्चे, फालतू मोटो नहीं होता है, मेन थीम होता है। देयर इज नो मोटो हेयर। मोटो का मतलब होता है जो आप टैगलाइंस यूज करते हैं, जैसे आपका आर्मी का एक मोटो रहता है, नेवी का मोटो रहता है, ठीक है, जो वो ये सारी चीजें मोटो होते हैं। मोटो नहीं होता है पोएम का। पोएम का मेन थीम होता है। नहीं, मोटो डज नॉट मीन गोल। मोटो का मतलब गोल नहीं होता है। मोटो आपका होता है 1 मिनट। रुकिए मैं बताती हूँ। मैं कोई लाइव एग्जांपल दूंगी तो आप समझ जाएंगे। Is there any moral in the poem? नहीं, there is no specific moral unless अगर आप moral लिखना चाहते हो तो इसमें लिख सकते हो कि कभी कभार हम अपने लाइफ में, यस, देखिए इंडियन नेवी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। ये उनका मोटो है, मतलब ये उनका सिद्धांत है जिससे वो उनका काम वो करते हैं, ठीक है। मोटो वो होता है। पोएम का मोटो नहीं होता है। पोएम का मेन थीम होता है, पोएम का समरी होता है, पोएम का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। पोएम का मोटो नहीं होता है। मैम एनालिसिस सेंट्रल आइडिया। सॉरी, सेंट्रल आइडिया यही है कि सेंट्रल आइडिया, अगर आपको मोरल में कुछ लिखना भी है तो आप इतना लिख सकते हो कि जैसे विलियम ने यहाँ पर लूसी के जाने के बाद उनकी इम्पोर्टेंस समझी, या उनके बाद जाने के अपना दुख वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो यानी कि जब आप जीवित जो भी आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके केयर कर रहे हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, उनके बारे में आप सोचिए, उनका ध्यान रखिए जब तक वो आपके पास है। कब वो चले जाएंगे ये आपको नहीं पता है, ठीक है। बच्चे इतना लंबा मैसेज मत लिखा करो। ये क्या आप लिख रहे हो यहाँ पर? बच्चे दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम। ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते हैं हम, एनालिसिस पढ़ते हैं, पोएम का समरी पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन मत पढ़ा करो पोएम का, प्लीज मत पढ़ा करो। यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग नहीं खोज रहे हो आप कि आप ट्रांसलेशन कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि पोएम में क्या लिखा है। ट्रांसलेशन मत किया करो पोएम का। बार बार बता रही हूँ मैं, ये मैंने बैच 2 में कितनी बार बताया है। डू नॉट ट्रांसलेट द वर्ड्स इन द पोएम। नेवर ट्रांसलेट द वर्ड्स इन द पोएम। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अंडरस्टैंड द पोएम, ठीक है। वो चीज सबसे खतरनाक होती है। आप अगर ट्रांसलेशन कर लिए, दैट मीन्स आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। नहीं, पोएम में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनका जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेशन में वही वर्ड नहीं। नहीं, ये ट्रांसलेशन ही किया गया है। मैंने पूरा पढ़ के देखा है, उसके बाद आपको बताया ये ट्रांसलेशन ही किया गया है। ये ट्रांसलेशन इस तरह नहीं करते हैं पोएम का, ठीक है। एनालिसिस लिखने का कोशिश करिए पोएम का। पोएम को समझिए कि पोएट क्या कहना चाह रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि शब्दों का अर्थ, ठीक है। यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं उनका वर्ड मीनिंग नहीं आपको जानना है, पोएट क्या कहना चाह रहा है ये आपको जानना है, ठीक है। नाउ टाइम इज अप, आई हैव टेकन द अटेंडेंस। नेक्स्ट क्लास फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है।